हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है सौरभ क्लासेस फॉर हिस्ट्री। मैं सौरभ आप सभी का अपने इस क्लास में स्वागत करता हूं। आज मैं आधुनिक भारतीय इतिहास से 1909 से 1935 के बीच हुए संवैधानिक परिवर्तनों के प्रति कांग्रेस के विचार इस विषय को लेकर उपस्थित हुआ हूं। तो चलिए बिना समय गंवाए हम अपने इस विषय को प्रारंभ करें। 1909 के बाद हुए संवैधानिक परिवर्तन इंग्लैंड के बदलते हुए मूल्यों और राष्ट्रीय आंदोलन के 1905 के बाद उग्रवाद के उदय के उपरांत एक नए दौर में प्रवेश कर जाने का द्योतक थे। 1909 के बाद अंग्रेजों ने उदारवादियों द्वारा दिखाए राह पर आगे बढ़ने के लक्षण दिखाना आरंभ किया, जिसमें मानव के विकास के लिए प्रजातंत्र को आधार बिंदु माना जाता था। लेकिन भारत के राष्ट्रवादी स्वराज एवं स्वतंत्रता के लक्ष्य को जल्द से जल्द प्राप्त होते देखना चाहते थे। उदारवादी कांग्रेसी अंग्रेजों द्वारा किए जा रहे सुधारों से असंतुष्ट थे। 1900 के उपरांत आए सभी संवैधानिक परिवर्तनों से भारत के राष्ट्रवादियों के संतुष्ट नहीं होने के पीछे मौलिक रूप से उस समय का परिवर्तित हो रहा राजनीतिक वातावरण ही कारण था। 1909 में के मिर्लेव-मॉन्टे सुधारों में जिन संवैधानिक परिवर्तनों को प्रसारित किया गए थे वे वस्तुतः अंग्रेजी सरकार द्वारा 1861, 1892 एवं रानी की उद्घोषणा अधिनियम 1858 द्वारा किए गए संवैधानिक परिवर्तनों से अलग मगर आगे के कदम ही थे। गवर्नर जनरल की परिषद में प्राविधिक सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई थी। परिषद की विधायिका शक्ति को भी बढ़ाया गया था, लेकिन अब भी चुनाव का तरीका अप्रत्यक्ष था और मतदाताओं की संख्या सीमित ही रही थी। सबसे बुरा यह था कि इस अधिनियम द्वारा मुसलमानों के लिए सांप्रदायिक सिद्धांतों को प्रस्तुत किया गया। राष्ट्रवादी यह जानते थे कि अंग्रेज सरकार की भारत में स्वशासन स्थापित करने की कोई मंशा नहीं है। लॉर्ड मॉर्ने ने पहले ही यह बात स्पष्ट कर दिया था कि ब्रिटिश सरकार भारत में बढ़ रही राष्ट्रीयता से चिंतित है और वह जानबूझकर मुसलमानों को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रही है, जिससे बढ़ती हुई राष्ट्रीयता की भावना को रोका जा सके। सबसे ज्यादा ध्यानाकर्षित करने वाला तथ्य तो यह था कि अधिनियम में चुनाव शब्द का इस्तेमाल ही नहीं किया गया था, जबकि भारतीय किसी भी रूप में थोड़ा बहुत स्वशासन चाहते थे, लेकिन अंग्रेज इसके लिए तैयार नहीं थे। ब्रिटिश सरकार तो बस इतना चाहती थी कि किसी तरह से उदारवादी कांग्रेसियों को खुश किया जा सके, जिससे उदारवादी एवं उग्रवादी कांग्रेसियों के बीच की खाई और भी चौड़ी हो जाए। इस तथ्य को 1919 के भारतीय संवैधानिक सुधार पर जारी किए जाने वाले एक रिपोर्ट में भी व्यक्त किया गया कि
1909 के सुधार से किसी भी समस्या को नहीं सुलझाया और वह भारतीय राजनीतिक समस्याओं का कोई भी उत्तर दे सकने में असफल रहा। 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार पर कांग्रेस की प्रतिक्रिया पूर्व निश्चित ही थी। 1918 में ही कांग्रेस ने अंग्रेजी सरकार के सामने एक प्रस्ताव रखा था जिसमें ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत ही भारत को डोमिनियन परिस्थिति प्रदान किए जाने की मांग रखी गई थी। ब्रिटिश सरकार ने आधिकारिक रूप से यह घोषित किया था कि भारत में स्वशासन का क्रमबद्ध विकास करना ही सरकार की नीति है। स्वशासन के विकास की प्रक्रिया तब तक चलती रहेगी जब तक कि यहां एक उत्तरदायी शासन की स्थापना का माहौल न बन जाए। 1919 के अधिनियम द्वारा प्रांतों में जो द्वैध शासन की शुरुआत की गई थी उसे उत्तरदायी सरकार की स्थापना के लिए आंतरिक प्रयोग बताया गया। 1919 का अधिनियम 1921 में प्रयोग में आया। इस समय कांग्रेस में दो तरह की विरोधी विचारधारा का जन्म हो चुका था। कुछ लोग जालियांवाला बाग की त्रासदी और अंग्रेजी सरकार के कठोर रवैयों को ध्यान में रखते हुए चुनाव में भाग लेना नहीं चाहते थे, तो एक दूसरी विचारधारा का गुट चुनाव में भाग लेने का पक्षधर था और उन्होंने अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए स्वराज्य पार्टी का गठन किया। स्वराजवादी 1923 में मंत्रिमंडल में शामिल हुए। प्रांतीय सरकारों द्वारा कुछ अच्छे कार्य भी किए गए, मगर कांग्रेसी इससे खुश नहीं हुए। कांग्रेस ने 1919 में के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम की प्रगति की जांच करने के लिए ब्रिटिशों के द्वारा भेजे गए साइमन आयोग का बहिष्कार इस आधार पर किया था कि इसमें किसी भी भारतीय को शामिल नहीं किया गया है। इसके अलावा प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटेन एवं पश्चिमी शक्तियों की छवि में गिरावट आई थी। राष्ट्रवादी इसका फायदा उठाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने ब्रिटेन पर अधिक दबाव डालते हुए अधिक क्रांतिकारी परिवर्तनों एवं सुधारों की मांग की। साइमन आयोग द्वारा अपने रिपोर्ट में 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम को पूर्ण रूपेण असफल घोषित कर दिया था तथा इसके उपरांत एक नए पैकेज लाने की भूमिका तैयार की। इसी क्रम में गोलमेज सम्मेलन बुलाया गया था। कांग्रेस सहयोग करने के लिए तैयार नहीं थी। इसके अलावे गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस ने 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन आरंभ कर दिया। कांग्रेस द्वारा अपना कोई भी प्रतिनिधि गोलमेज सम्मेलन में नहीं भेजा गया। इधर जनता में भी ब्रिटिश सरकार के खिलाफ काफी रोष बढ़ रहा था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में गांधी जी लंदन गए, मगर बगैर किसी अंतिम निष्कर्ष पर पहुंचे उन्हें वापस लौटना पड़ा था। कांग्रेस की सहमति के बगैर ही ब्रिटिश सरकार ने गोलमेज सम्मेलन के बाद 1935 का भारत सरकार अधिनियम पारित कर दिया। इस अधिनियम ने प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त कर दिया
तथा प्रांतीय स्वायत्तता का सिद्धांत को स्थापित किया। कांग्रेस ने प्रांतों में गवर्नर को दिए जाने वाले विशेष उत्तरदायित्व के सिद्धांत का विरोध किया। बाद में कांग्रेस अपने इस विचार में परिवर्तन लाकर 1937 में होने वाले चुनाव में भाग लेने के लिए तैयार हो गई। लेकिन कांग्रेस ने मुसलमानों को पृथक निर्वाचन क्षेत्र दिए जाने की व्यवस्था को पसंद नहीं किया। उसका मानना था कि 1928 के नेहरू रिपोर्ट एवं 1917 के लखनऊ पैक्ट द्वारा इस बात का निश्चय कर लिया गया था कि मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र नहीं होता। राष्ट्रवादियों द्वारा 1935 के अधिनियम द्वारा की गई इस सांप्रदायिक व्यवस्था को स्वीकार करने के पीछे कुछ ठोस कारण थे। वामपंथियों और दक्षिणपंथियों के बीच बढ़ते आंतरिक विवाद के कारण राष्ट्रीय आंदोलन थोड़ा कमजोर सा हो गया था। कांग्रेस वामपंथियों के बढ़ते प्रभाव से अपने को बचाने के लिए ब्रिटिश सत्ता का विरोध करने के बजाय संगठन की मजबूती पर ज्यादा ध्यान दे रही थी। अतः उपयुक्त विवेचन के आधार पर यह कहा जा सकता है कि किसी भी स्तर पर अंग्रेजों द्वारा किया गया कोई भी संवैधानिक परिवर्तन राष्ट्रवादियों को इसलिए मंजूर नहीं था क्योंकि धीरे धीरे उनके लक्ष्य बढ़ते जा रहे थे और उनका एकमात्र लक्ष्य बन गया था भारत की आजादी। इस प्रकार से हमारा यह विषय यहां समाप्त होता है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।